वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको ज्योग्राफी चैप्टर 10 रेगिस्तान में जीवन यानी लाइफ इन द डिजर्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को स्टडी भी कराएंगे। ठीक है कि इस चैप्टर में जो हम बताएंगे कि रेगिस्तान जो है, ठीक है, जो डिजर्ट है उसमें जीवन कैसा होता है। ठीक है, तो रेगिस्तान में जीवन ये चैप्टर का आज हम स्टडी कराएंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है आप देख पाएंगे। ठीक है कि रेगिस्तान अत्यंत गर्म, अत्यधिक कम वर्षा वाले क्षेत्र है। यानी कहा गया है कि रेगिस्तान है जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, इसीलिए यह कम वर्षा वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जहाँ वनस्पतियाँ काफ़ी विरल होती है, जल के अभाव के कारण पौधे विकसित नहीं होते हैं। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, बहुत ही कम यहाँ वर्षा होती है। रेगिस्तान को दो भागों में बांटा जा सकता है। रेगिस्तान जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आप देख पा रहे हैं, पहला जाता है पहला उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित गर्म रेगिस्तान, जैसे कि सहारा रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, कालाहारी, थार मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का विशाल रेगिस्तान आदि। दूसरा आता है ठंड रेगिस्तान जो ध्रुवीय प्रदेशों जैसे कि लद्दाख, अलास्का, साइबेरिया और अंटार्कटिका में स्थित है। रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, एक गर्म रेगिस्तान और दूसरा ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान में कौन कौन सा है तो आप यहाँ पर देखिए, सहारा का रेगिस्तान है, अरब का रेगिस्तान है, कालाहारी का है, थार मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान जो है वह है ध्रुवीय प्रदेश जैसे कि लद्दाख, अलास्का, साइबेरिया और अंटार्कटिका। ये जो है ठंड प्रदेश का रेगिस्तान है। ठीक है, अत्यधिक कठोर जलवायु दशाओं के कारण इन क्षेत्रों में जीवन अत्यधिक कठिन होता है। कहता है यह कठोर जलवायु के कारण यहाँ जीवन जो है अस्त व्यस्त रहता है, यानी यहाँ जीना बहुत ही कठिन होता है। अब हम बात करेंगे सहारा मरुस्थल का। इसके बारे में बताया गया है सहारा मरुस्थल के बारे में कि सहारा एक गर्म रेगिस्तान अवस्थित है। ठीक है, यानी गर्म रेगिस्तान की बात यहाँ की जाएगी। तो जैसा कि लिखा हुआ है, सहारा रेगिस्तान विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहारा रेगिस्तान जो है वह विश्व का यानी पूरे संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका के उत्तर भाग में विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पश्चिम में अटलांटिक के तट से पूर्व में लाल सागर तक 8.54 बिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, चाद, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, मौरितानिया, माले, नाइजर, सूडान, मोक्को और सेनेगल। तो यह कुछ जो है रेगिस्तान का नाम दिया गया है। ठीक है, जो रेगिस्तान है ये इन देशों से घिरा हुआ ये रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में रेतीली मैदान भी है और पथरीली पठार भी है। इसके पूर्वी किनारे पर नील नदी और पश्चिमी किनारे पर नाइजर नदी बहती है। कर्क रेखा इस रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। इस रेगिस्तान की सतह समतल नहीं है, इसमें ऊंचे पठार, मैदानी और घाटियां हैं। तिबेस्ती पर्वतमाला में माउंट इमी कुर्सी जो 3415 किलोमीटर है, इसका सर्वोच्च शिखर है। सहारा रेगिस्तान का 1/4 भाग रेतीली है। यह समतल, जलहीन और बंजर है। इसे एल खेला नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है खालीपन। सहारा रेगिस्तान की दक्षिणी सीमा पर चाड नामक झील है, जो स्वच्छ जल की एकमात्र झील है।
जलवायु, रेगिस्तान की जलवायु क्या है इसके बारे में यहाँ बताया जाएगा कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है। जो आप देख पा रहे हैं जलवायु, तो सहारा की जलवायु चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु है। यहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाती है, जबकि रात में तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात हिमांक तक पहुंच जाता है। वर्षा अत्यधिक कम होती है तथा इस क्षेत्र में गर्म और झुलसाने वाली हवा चलती रहती है, जिसके कारण दिन के समय काफ़ी गर्मी होती है, जबकि रातें बहुत ही ठंड होती हैं। रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है, जो दिन के समय बहुत तेजी से ऊष्मा अवशोषित करके आसपास का वातावरण काफ़ी गर्म बना देती है। यह ऊष्मा की एक अच्छी विकिरण भी है, जिसमें रातें काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। अब यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में बताया जा रहा है कि रेगिस्तान में वनस्पतियाँ काफ़ी विरल होती है। यहाँ की वनस्पतियाँ में कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस, बाओबे, खजूर और कीकर के वृक्ष पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध है उनके चारों ओर कुछ वनस्पतियाँ उग जाती है। ऐसे क्षेत्र मरुद्यान कहलाते हैं। मरुद्यान में खजूर के पेड़, अनाज और सब्जियां उगाई जाती है। ऊंट, भेड़, बकरी, लकड़बग्घा, सियार और लोमड़ी यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है। आपको बताना है जहाज, क्योंकि यह भोजन और पानी के बिना लंबे समय तक जीवित भी रह सकता है। लोगों का जीवन, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि सहारा रेगिस्तान के लोगों ने कठोर जलवायु में रहने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है। यद्यपि यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। सहारा रेगिस्तान में बेदुइन और तुआरेग नामक खानाबदोश जनजाति रहती है। इन जनजातियों के लोग पशु चारण करते हुए भोजन और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। ये लोग भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों की दूध, खाल, ऊन आदि जैसी वस्तुएं प्राप्त होती है। ये लोग स्थानीय तौर पर खजूर और कंबल की खरीद फरोख्त करते हैं। नील और नाइजर नदियां इस रेगिस्तान के किनारे पर बहती है। सहारा रेगिस्तान के विस्तृत क्षेत्र में केवल वादियां ही हैं, जो पहले कभी महत्वपूर्ण नदियां थीं। सहारा में भूमिगत जल मरुदयानों से प्राप्त होती है। सहारा के मरुदान और मिस्र की नील घाटी में लोगों की अस्थायी बस्तियां बसी है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग सब्जियां, खजूर के पेड़ तथा धान, गेहूं, कपास आदि की फसल उगाते हैं। गत कुछ दशकों के दौरान सहारा रेगिस्तान में तेल मिलने के कारण उत्तरी अफ्रीका के इन रेगिस्तानी इलाकों में समृद्धि आ गई है और यहाँ के लोगों ने आधुनिक जीवन शैली अपना ली है। अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में तेल के विशाल भंडार मिले हैं। इन क्षेत्रों में अब विकास का कार्य किया जा रहा है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले अन्य खनिज पदार्थों में लोहा, मैग्नीज और यूरेनियम प्रमुख हैं। इस रेगिस्तान में लोगों का जीवन तेजी से बदल रहा है, क्योंकि वे अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुओं का अन्य देशों से आयात करते हैं। अब यहाँ वातानुकूलित इमारतें बन गई है तथा पेयजल प्राप्त करने के लिए खारे जल को साफ करने के संयंत्र लगाए गए हैं। अब ऊंट के स्थान पर ट्रैक्टरों, मोटर कारों और हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा है तथा ऊंट पालक जनजातीय समूह अब आधुनिक जीवन की चकाचौंध में खेते जा रहे हैं। अब लोग तेल एवं गैस उद्योग में नौकरी की तलाश में अधिक संख्या में शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। लद्दाख, ठंडा रेगिस्तान। अब बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान का। ठीक है, लद्दाख की बात की जा रही है। तो लद्दाख भारत के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पूर्वी भाग में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। वर्ष 1979 में लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में विभाजित कर दिया गया। यह उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में
जास्कर पर्वत से घिरा है। तिब्बत से निकलने वाली सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। ये एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 98,000 वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्र में लगभग 2 लाख लोग निवास करते हैं। लद्दाख की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 6,000 मीटर है। लद्दाख चारों ओर से हिमनदों से घिरा है, जैसे गैंगरी हिमनद। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3,000 मीटर से काराकोरम पर्वत श्रृंखला 8,000 मीटर है। जलवायु, अब लद्दाख की जलवायु क्या है ये जानते हैं। तो लद्दाख की जलवायु चरम प्रकार की है। समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सर्दियों में यहाँ का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मियों में यह तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बिरले की जा पाती है। सर्दियों काफ़ी ठंडी और शुष्क होती है। गर्मियों में दिन गर्म होती है किंतु रात में ठंड हो जाती है। कारगिल के निकट स्थित दास भारत का एक सबसे अधिक ठंडा स्थान है, चूँकि लद्दाख हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः यहाँ वर्षा बहुत कम अर्थात मुश्किल से प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर होती है। मानसूनी पवनें यहाँ आते आते शुष्क हो जाती है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यह अधिकतम हिमपात ही होता है। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव की बात कर लेते हैं। जो लद्दाख की बात की जा रही है कि लद्दाख में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का क्या वहाँ भूमिका है। तो प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण यहाँ बहुत अधिक वनस्पतियाँ नहीं उग पाती। जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध है उनमें लोग जौ, सब्जियाँ तथा सेब, खुबानी और अखरोट जैसे फलों के वृक्ष उगाते हैं। निचली ढलानों में शकुनधारी वन है, जिनमें सरपत, बिलौ के उपवन देखे जा सकते हैं। सरपत की लकड़ियां का प्रयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये याक है। ठीक है, ये याक ये ठंडे प्रदेशों में ही पाया जाता है, गर्म प्रदेशों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसके बड़े बड़े बाल होते हैं जो उनको ठंड से बचाते हैं। अब है इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से याक, भेड़ और बकरी आदि पशु पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, ऊन और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ों से प्राप्त पश्मीना ऊन आय का प्रमुख स्रोत है। अब यहाँ के जो है लद्दाख में जो लोगों का जीवन है उसके बारे में यहाँ जान लेते हैं। तो लद्दाख के लोग सरल और कठोर परिश्रमी होते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग यहाँ या तो बौद्ध या मुसलमान तो ही होते हैं। पहाड़ की चट्टानी ढलानों पर अनेक बौद्ध मठ या गोप देखे जा सकते हैं। हेमिस यहाँ का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो जून जुलाई के महीनों में होने वाले वार्षिक महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु की लंबी अवधि के दौरान लद्दाख के लोग घरों के भीतर ही रहते हैं तथा कपड़े बुनने और दस्तकारी के अन्य कार्यों से जुटे रहते हैं। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु में महिलाएं कृषि कार्य करती है। लद्दाख की राजधानी लेह एक प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र है। यह सड़क एवं वायुमार्ग से भलीभांति जुड़ा हुआ है। सरकार इन क्षेत्र को देश विदेश के पर्यटकों के लिए सुगम बनाने की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है। इसमें आपको हमने बताया कि जो है मरुस्थल है, ठीक है, यानी रेगिस्तान में जीवन है वो किस तरह से चलता है, ठीक है, और यहाँ कैसे, तो ये हमने भी बताया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।